हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। ये चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। वहां पर जो है हमने काफी आगे तक बढ़ दिया, यानी कि हम जो है चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ चुके थे। ठीक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करने से पहले जो है, यानी कि चैप्टर हमारा खत्म होने वाला, तो अब तक जो है हम चैप्टर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। चलिए, तो एक बार जो है हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही साथ जो नया टॉपिक है आज का उसको भी हम कवर कर लेंगे। चलिए, तो रिवीजन करने से पहले जो है आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। फ्लेम यानी कि ज्वाला क्या होती है। ठीक है, हमारे जो अलग अलग फ्यूल यानी कि ईंधन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक या हम बोले विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब जो है आप लोग जान चुके होंगे। चलिए, तो इसीलिए जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। जिनको नहीं भी आया वो भी जो है इसको समझ लेंगे अच्छे से। यानी कि सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी कि जो पदार्थ जो है वायु के साथ जो है, वायु की प्रेजेंस में जो है बर्न होते हैं, जलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ज्वलनशील पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, इतना आप सब समझ गए होंगे ज्वलनशील पदार्थ किन्हें बोला जाता है और वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होते हैं। यानी कि जलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए होती है? सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होती है एयर। ठीक है, क्योंकि एयर में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन होती है जो है जलने में सहायता करती है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ ईंधन हमें दिए गए हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, चारकोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, हमारी सीएनजी, ये क्या है? हमारे सारे फ्यूल यानी कि ईंधन है। इनकी मदद से क्या होता है, जो हमारा जो है ज्वलन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है इन्हीं फ्यूल्स की मदद से। अच्छा, फ्यूल ही नहीं होगा तो जलाएंगे किसे, है ना। फ्यूल ही नहीं होगा तो जलेगा क्या। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब कंबशन यानी कि दहन किसे बोला जाता है? दहन। ठीक है, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, दहनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दहन के बारे में कि दहन हमारी क्या होती है। द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जब पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उसी को दहन बोला जाता है। ठीक है, दहन क्या है? ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो है जो पदार्थ हमारे वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऊष्मा पैदा करते हैं या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? हमारा, उसी को हमारा दहन बोला जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जिन पदार्थों की वजह से जो दहन की जो प्रक्रिया है वो हो पा रही है, उन्हीं को दहनशील पदार्थ हम बोलते हैं। दहनशील पदार्थ क्या होते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो भी हमारा वुड, कैरोसिन, है ना, कोल, चारकोल, ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? दहनशील पदार्थ होते हैं। समटाइम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन इधर एज अ फ्लेम और अ ग्लो। तो कभी कभार क्या होता है, वहां पर जो है लाइट भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि रोशनी भी हमें देखने को मिलती है। अब वो हमें ज्वाला के रूप में भी देखने को मिल सकती है या एक ग्लो यानी कि रोशनी के रूप में भी देखने को मिल सकती है। ज्वाला के रूप में भी और रोशनी के रूप में भी हमें जो है कुछ लाइट वहां पर देखने को मिल सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो बोली गई है कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, तो दहन के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है? वो हमारा, वो क्या है? एयर हमारे पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे नेसेसरी है, सबसे जरूरती है, वो क्या है? एयर है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एयर में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है? बर्निंग की प्रोसेस होती है, या दहन हम बोले कि दहन की जो प्रोसेस है वो एयर की मदद से ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यों एयर जो है बर्निंग के लिए जरूरी है, ये हम इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा चुके थे। ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पर कुछ वुडन ब्लॉक्स रखे हैं, यानी कि लकड़ी के क्या रखे हैं? चौकोर टुकड़े रखे हुए हैं, जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ये क्या है? एक प्लेट टाइप की हमारे पास है, या हम बोले हमारे पास टेबल है।
ठीक है। तो ये टेबल के ऊपर क्या है, एक जलती हुई कैंडल है, जलती हुई कैंडल है, और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं वुडन के, लकड़ी के, क्या है ये बॉक्स हैं, और इन बॉक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक जार रखा हुआ है, देखो रखा हुआ है जार। ठीक है। अब ये जार रखने से क्या हुआ, यहाँ नीचे से देखो हवा जा सकती है, अब क्योंकि ये लकड़ी के टुकड़े क्या है, ऊंचे हैं, तो नीचे से हवा जा सकती है, तो हमारी जो मोमबत्ती है वो क्या होगी, जलती रहेगी। ठीक है। वो बुझेगी क्यों, वो जलती रहेगी क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, देखो हवा तो नीचे से जा रही है ना। ठीक है। अब दूसरे इमेज में अगर हम देखें, यानी कि दूसरी फोटो में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है लकड़ी के जो ये ब्लॉक थे, ये जो टुकड़े थे, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है। अब पूरा क्या हो गया, ये जो जार है पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई भी जो है एयर नहीं जा पाएगी, एयर जो है यहाँ पर कोई भी एयर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ से जाएगी। ठीक है। एयर नहीं जा पाएगी। देखो तो ये बुझने लग गई है ये कैंडल। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड में हमने क्या किया, जो ऊपर से ना, ऊपर से भी एक क्या रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया या कार्डबोर्ड का पीस रख दिया, जिस वजह से जो है वो पूरा दब जाए और इतनी सी भी मतलब उम्मीद ना रहे एयर के अंदर जाने की। अब देखो यहाँ पर एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाई, जिस वजह से क्या हो गया, ये पूरा बुझ गया है। ठीक है। अब इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जब तक एयर जा रही थी, जब तक एयर जा रही थी तब तक वो बर्न हो रहा था। ठीक है। जब तक एयर जा रही थी तब तक जो मोमबत्ती हमारी है वो जल रही थी। इससे हम क्या समझे कि जो एयर है, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, यानी कि एयर जो है वो सहायता करता है जलने में। ठीक है। बर्न करने में सहायता करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बी और सी इमेज में हमने देखा, बी और सी में हम क्या देख पा रहे हैं कि क्या जो है एयर जाने की कोई हमारे पास यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, एयर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, जिस वजह से क्या हो रहा है, एयर नहीं जा पा रही, तो क्या है, बर्निंग की प्रोसेस जो आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही। ठीक है। तो जो बर्निंग की प्रोसेस यहीं पर रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा नेसेसरी है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए। ठीक है। चलिए, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, नोट ना भी करें, अगर आप ये डायग्राम भी बनाए तो इससे भी क्या है, काफी कुछ हमें समझ में आ जाता है। ठीक है। चलिए, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का या किसी पदार्थ का वो टेम्परेचर या वो तापमान होता है जिसमें क्या होता है, वो बर्न होता है, वो जलता है। ठीक है। अगर हम बोले हमारे पास एलपीजी है और लकड़ी है, ठीक है, दोनों ही क्या है, हमारे फ्यूल है, दोनों ही क्या है, हमारे ईंधन है, लेकिन दोनों का जो जलने के वो है, वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, यानी कि देखो ये जल्दी जल जाता है। अगर हम जो है जलती हुई कोई मैच स्टिक है, यानी कि जलती हुई कोई माचिस की तीली है, वो इन दोनों के पास लेके जाते हैं, जो हमारे एलपीजी यानी कि जो हमारे सिलेंडर्स में जो गैस होती है उसे हम एलपीजी कहते हैं। इतना तो सबको पता है। ठीक है। तो जो एलपीजी है वो क्या होगा, तुरंत बर्न होने लग जाएगी। लेकिन लकड़ी जो है वो क्या होगी, धीरे धीरे पहले हीट होगी, फिर वो आग पकड़ेगी, फिर जो है वो जलना शुरू होगी। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर ये सब क्यों है, ये सब है हमारे इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। किस वजह से है, इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। तो यानी कि जो एलपीजी है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है वुड के मुकाबले, लकड़ी के मुकाबले। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से वो देर में जलती है।
ठीक है, तो ये रही बात हमारे इग्निशन टेम्परेचर की। चलिए तो इसको पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि वो टेम्परेचर, वो तापमान जहां पर कोई पदार्थ जो है आग पकड़ता है, ठीक है, या जलता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature। तो कोई भी पदार्थ जो है आग तब नहीं पकड़ेगा जब उसका जो तापमान है वो उसके इग्निशन तापमान से कम है। ठीक है, चलिए आगे। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। और जो अलग अलग हमारे पदार्थ होते हैं, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे कि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन। केरोसिन यानी कि हमारा मिट्टी का तेल जो है, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम होता है हमारा मिट्टी का तेल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसका। ठीक है, चलिए। Substance which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। यानी कि ऐसे सब्सटेंस, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, वो इजीली जो है आग पकड़ लेते हैं। किसके साथ, ज्वाला के साथ। वहां पर क्या निकलती है, फ्लेम फ्लेम निकलती है, यानी कि ज्वाला निकलती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोला जाता है। इनफ्लेमेबल पदार्थ उन्हें बोला जाता है। जैसे कि पेट्रोल है, एल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सब्सटेंस क्या होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो इजीली क्या कर देते हैं, आग पकड़ लेते हैं। और अगर उनमें ज्वाला भी दिखाई देती है तो उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे कि देखो पेट्रोल है हमारे पास, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि एलपीजी है। ठीक है, एलपीजी है, देखो पेट्रोल है या एलपीजी है। यहाँ पर जब हम जलाते हैं तो इजीली ये जल जाते हैं, और इनसे क्या निकलती है, ज्वाला भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे वो जो जलते तो हैं लेकिन उनसे कोई ज्वाला नहीं निकलती। देखो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, वो जलते हैं लेकिन उनसे ज्वाला नहीं निकलती। वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा कोल है, ठीक है, कोयला है। कोयला जलता तो है लेकिन उससे कोई फ्लेम जो है वो नहीं निकलती। ठीक है, चलिए उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें। चलिए अब आगे देखते हैं कंबशन के लिए, यानी कि दहन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं हमें दहन के लिए। देखो सबसे पहले तो फ्यूल चाहिए, है ना। अगर फ्यूल ही नहीं है तो जलाएंगे किसको, है ना। फ्यूल तो होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। अब फ्यूल तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा दूसरी चीज क्या इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। ठीक है, तो एयर यानी कि ऑक्सीजन हम बोले तो वो क्या है हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हीट। हीट क्यों, इग्निशन टेम्परेचर को, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर के लिए हीट की जरूरत है। अगर इन तीनों सब्सटेंस में से, यानी कि इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर एब्सेंट है ना, कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं है तो जो हमारी बर्निंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी।
ठीक है, यानी कि दहन की जो प्रोसेस है, कंबशन जो है हमारा नहीं होगा अगर तीनों में से एक भी कंडीशन जो है वो एब्सेंट है या अनुपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब अगली चीज हमारे पास ये आ गई कि जो आग अगर लग जाए, एक बार पहले तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि आग हमारी कैसे लगेगी, कैसे लगेगी। आग लगने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए हमें। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला हमारा फ्यूल हमें चाहिए, यानी कि हमारा ईंधन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा वहां पर जो एयर होनी चाहिए। एयर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयर से ही जो हमें है ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, जिस वजह से जो है आग जो है जलना कंटिन्यू होगी। तीसरी चीज हमें चाहिए हीट। हीट भी हमें चाहिए उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। अगर वो क्या है, अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम है, ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो कैसे बर्न होगा? नहीं बर्न होगा, नहीं जलेगा। तो वो जो है उसके उसके किसी भी फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमें हीट क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो फायर भी कंट्रोल की जा सकती है। कैसे कंट्रोल की जा सकती है? जो तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें आग जलाने के लिए चाहिए, उन तीन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर हम हटा दें तो क्या है, आग जलना बंद हो जाएगी, यानी कि आग बुझ जाएगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो कहीं पर जो है वो आग अगर जल रही है तो तीन हमारे पास जो कंडीशन है, ईंधन, हवा यानी कि एयर या वायु हम जिसे बोल सकते हैं, और हीट, तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। जैसे कि चलिए, तो कहीं पर अगर आग लगी है, हम वहां पर क्या करें, एयर की सप्लाई को रोक दें, है ना। कि एयर की सप्लाई को कैसे रोक दिया जा सकता है? हम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में होती है। ठीक है, चलिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर को अगर हमने आग के ऊपर डाल दिया तो वहां पर क्या हो जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर की परत जो है उसके ऊपर फैल जाएगी। जहां पर आग जल रही है, पूरी आग के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर की जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वो फैल जाएगी। परत के फैलने से क्या होगा, परत के फैलने से जो है वहां पर जो है ऑक्सीजन जो है नहीं जा पाएगी। तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, वहां से कट आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां से हट जाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग आगे जो है बर्न होना कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा फ्यूल भी है, मतलब यानी कि जो बर्न हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी लो होने लग जाएगा और आग जो है धीरे धीरे अपने आप ही बुझने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, और फायर एक्सटिंग्विशर के डालते ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पे कोई हवा नहीं आ पाएगी। जब हवा ही नहीं आ पाएगी तो वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा बर्न होना। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज, हम पानी डाल के, अगर हम पानी डाल दें, कहीं पर आग लगी है वहां पर हम पानी डाल दें तो पानी डालने से क्या होगा, जहां पर आग जल रही है उसकी जो हीट है, यानी कि उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, ऊष्मा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस वजह से भी क्या होगा, आग जो है बुझना बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, A fire can be controlled by removing any one of these कंडीशन, यानी कि इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को रिमूव करके जो है हम आग बुझा सकते हैं। दूसरी चीज, अ फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल द फायर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे डालते ही क्या होता है, जो एयर की सप्लाई वहां से क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा तो क्या होगी, आग अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, आग क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से मेथड है हमारे पास जिससे हम आग कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमने पढ़ लिया। चलिए, इसको अब आप यहाँ पर पढ़िए, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। चलिए, तो हम जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से हम कैसे जो है आग को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, पहले वाटर जो है हमारा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक, वाटर को क्या है, जब भी आग के बारे में हम सोचते हैं, कहीं पर आग लगी है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि पानी, है ना, वाटर, उसकी मदद से जो है आग कंट्रोल में लाई जा सकती है या बुझाई जा सकती है। चलिए, it can be used only when materials like wood, paper, etc. are on fire.
लेकिन जो आग है हमारी वो हमेशा तभी यूज आ सकती है, तभी हम जो है पानी को हम यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, जब जो हमारे मटेरियल हो या फ्यूल वहां पर जो जल रहा हो वो कैसा हो, वो लकड़ी है या पेपर है या कुछ इस तरीके का अगर वो मटेरियल है। ठीक है, अगर हम बोले कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रहा है, तो वहां पर जो है वहां पर जो हमारा पानी है वो काम नहीं आ सकता आग बुझाने के लिए। दूसरी चीज, अगर हम बोले कहीं पर जो है पेट्रोल में आग लगी है, ठीक है, या ऑयल की वजह से कहीं पर आग लगी है, तो वहां पर भी हमारा पानी काम नहीं आ सकता। ठीक है, तो यानी कि पानी काम कहाँ आ सकता है, जहां पर जैसे लकड़ियों में अगर आग लगी है या पेपर से रिलेटेड कुछ चीजों में आग लगी है या प्लास्टिक का कोई मटेरियल जो है वो जल रहा है। ठीक है, तो इस जगहों में हमारे क्या काम आती है, वाटर काम आता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पानी कहाँ पर काम आता है, और उससे भी ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर काम नहीं आता। तो काम कहाँ पर नहीं आता पानी, जब देखो हमारी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि बिजली बिजली से चलने वाले कोई अप्लायंस में अगर आग लग जाए तो हमारा पानी वहां पर काम नहीं आता। ठीक है, तो गलती से भी अगर कहीं पर कोई जो हमारे इलेक्ट्रिकल चीजें हैं या बिजली के जो हमारे अप्लायंस है वहां पर अगर आग लगे तो गलती से भी वहां पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, उस आग को और ज्यादा बढ़ाता है, और जब पानी डाल रहा है उसे भी क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, जिस वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए, और दूसरी चीज, कहीं पर भी अगर तेल या जो पेट्रोल की वजह से अगर आग लगी है तो वहां पर भी हमें पानी नहीं डालना है। ठीक है, वहां पर भी हम क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है, आग को और ज्यादा बढ़ा सकता है, उसकी वजह से आग कुछ कंट्रोल होगी ही नहीं। बिकॉज वो क्या करते हैं, जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। ठीक है, उनकी जो डेंसिटी है, उसका उनका जो घनत्व है वो क्या होता है, डेंसिटी क्या है, पानी से कम होती है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, तैरते हैं। जो पानी के ऊपर तैरेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा ना, आग कैसे बुझेगी, आग नहीं बुझ पाएगी। ठीक है, तो यानी कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखने हैं वाटर से रिलेटेड, यानी कि कहाँ पर आग बुझ सकती है पानी से और कहाँ पर आग नहीं बुझेगी पानी से। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से कैसे हम आग बुझा सकते हैं, देखो जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, देखो इस तरीके से कुछ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, लाल कलर के, इस तरीके से ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और यहाँ से ये हमारा ये ब्लैक कलर के, और इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लाल कलर के हमने देखे होंगे स्कूल में या हॉस्पिटल में या कहीं भी हम जाते हैं तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये किस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कैसी आग बुझा सकते हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोल, ये आग लगी है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है, लकड़ी, पेपर, ये आग तो वो बुझा ही देंगे, ये आग तो बुझा देंगे। लेकिन ऐसी आग जो पानी नहीं बुझा सकता, जैसे कि ऑयल या पेट्रोल में अगर आग लगी है। दूसरी चीज, अगर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं यानी कि बिजली से चलने वाले जो हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें अगर आग लगी है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वहां पर काम आती है। क्यों, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी, वो हमारी हवा से क्या होती है, हैवी होती है, भारी होती है, एयर से ज्यादा क्या होती है, भारी होती है। तो कहीं पर भी अगर आग लगी है वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो क्या करती है, जहां पर आग लगी है उसको घेर देती है। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पर जो है एयर की सप्लाई को बंद कर देती है। अब एयर वहां पर नहीं जा पा रही तो आग जो है आगे नहीं बढ़ेगी जलना, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फ्यूल जो हमारा जल रहा है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है और आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन। चलिए, तो अब हमारे जो दहन होता है वो किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है, देखो वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैपिड यानी कि तीव्र दहन, जो क्या होता है, फटाफट जो, एक वो होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा एक्सप्लोजन, जिसको हम विस्फोट भी बोलते हैं। तो रैपिड कंबशन में क्या होता है, देखो रैपिड कंबशन में क्या होता है कि अगर हम वहां पर जैसे माचिस की तीली अगर हम लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट आग लग गई, जैसे कि हमारा एलपीजी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या हुआ, जहां पर अपने आप ही आग लग जाएगी बिना हमारे किसी इंटरफेरेंस के। देखो अपने आप ही कैसे, जैसे फॉस्फोरस हमारे पास होता है, वो अगर रूम टेम्परेचर में है तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप क्या होगा, बर्न हो जाएगा।
ठीक है। देखो जब हमारा रैपिड कंबशन होगा तो वहां पर दो चीजें निकलेंगी, देखो ऊर्जा और यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा और लाइट यानी कि जो हमारी रोशनी होती है, दो चीजें वहां पर निकलती हैं। ठीक है। लेकिन जब स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है यानी कि जो जैसे कि फास्फोरस हमारा रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही जलने लग जाता है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, वो क्या होता है अपने आप ही जल रहा है, तो वहां पर क्या हमें प्रोड्यूस होता है, देखो वहां पर भी हमारी जो है हीट यानी कि ऊष्मा और लाइट यानी कि रोशनी जो है वहां पर भी प्रोड्यूस होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, रैपिड में और स्पॉन्टेनियस में? देखो रैपिड में और स्पॉन्टेनियस में पहला डिफरेंस तो ये है कि ये क्या है, अपने आप ही हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल लाइट देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एलपीजी है, गैस है, तो गैस अपने आप ही नहीं जलेगा, है ना, गैस को हम खोल दे उससे क्या होगी, हवा निकल मतलब गैस निकलती रहेगी, लेकिन जो है अपने आप नहीं जलेगी। कब जलना स्टार्ट होगी, जब हम एक्सटर्नल हीट वहां पर देंगे। एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी कोई अगर हम वहां पर हीट देंगे, या बाहर से हम कोई जैसे हम लाइटर जलाते हैं वहां पर, ठीक है, या बाहर से कोई माचिस की तीली हम जलाएंगे तो वहां पर जलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपने आप ही वो जलने लग जाएगा। ठीक है, अपने आप ही जलने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती। तीसरा हमारा एक्सप्लोजन। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल हीट कभी देनी पड़ती है कभी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, सडनली बर्न होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जो बाकी ऊपर के दो भी हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। लाइट भी प्रोड्यूस करता है, रोशनी यानी कि ऊपर के दो भी जो है रोशनी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या, ये साउंड भी यानी कि ध्वनि भी प्रोड्यूस करता है, ध्वनि भी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो क्रैकर्स यानी कि पटाखे हमारे जो होते हैं, उनमें क्या कोई अगर हम हीट दे, देखो जैसे हमने बड़े पटाखे देखे होंगे, ठीक है, उनपे क्या हीट देनी पड़ती है बाहर से। हीट देने का मतलब क्या है, हीट देने का मतलब है हम वहां पे माचिस की तीली से कुछ हीट देनी पड़ती है, जिससे क्या होंगे, वो जलेंगे, एक्सप्लोड होंगे, है ना, एक्सप्लोजन वहां पर होगा, और लाइट हीट और साउंड निकलेगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं हमें हीट अप्लाई करनी पड़े, कुछ हमारे ऐसे होंगे जहां पर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जिनमें हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रेशर से ही उन्हें जोर से अगर हम जमीन पर भी पटक दें तो क्या होता है, वहां पर भी हीट, लाइट और साउंड निकलता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन में दो तरीके से हो सकता है, एक हीट अप्लाई करके और एक बिना हीट अप्लाई करे यानी कि प्रेशर की वजह से। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। अब तीनों हमने पढ़ लिए, यानी कि रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। ठीक है, तीनों हमने पढ़ लिए, तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हीट और लाइट निकलती है, यहाँ पर भी हीट और लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ पर हीट, लाइट और साउंड निकलता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर एक एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, लास्ट यहाँ पर भी एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है या प्रेशर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल हीट या प्रेशर नहीं हमें देना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन क्या होता है। इस तरीके से रैपिड जैसे कि हमारा एलपीजी में हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि हमारा फास्फोरस में हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि हमारे क्रैकर्स में हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे, अब ज्वाला की बात आती है। तो ज्वाला क्या होता है, जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ये कैसी जोन है, किसकी जोन है, यानी कि ये दहन की वो जोन है, दहनशील जो पदार्थ हमारे होते हैं उनकी जो उनका जब दहन होता है तब हमारी क्या निकलती है, ज्वाला वहां पर हमारी उत्पन्न होती है। सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। अच्छा, जो सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं बर्न होते हुए, वो क्या बनाते हैं हमारे, वही हमारे जो फ्लेम यानी कि ज्वाला बनाते हैं। जैसे कि देखो मोमबत्ती या मिट्टी का तेल, अगर मिट्टी का तेल और मोमबत्ती में देखा, देखो यहाँ पर जो है ज्वाला निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि जब ये जलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वेपराइज होते हैं, वाष्प बन जाते हैं। ठीक है, वेपराइज हो जाते हैं, तो जब वेपराइज हो रहे हैं तभी इनमें ज्वाला निकल रही है। लेकिन अगर हम कोल और चारकोल की तरफ देखें तो ये भी तो बर्न हो रहे हैं ना, बर्न हो रहे हैं, लेकिन कैसे बर्न हो रहे हैं, देखो यहाँ पर कोई भी ज्वाला, फ्लेम हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर क्या है, फ्लेम नहीं है, कोई भी ज्वाला नहीं है, यानी कि ये जलते हुए क्या होते हैं, वेपराइज नहीं होते, इसलिए ये कोई ज्वाला नहीं बनाते। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पर लिखा है सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, यानी कि जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते जलने के दौरान, वो जो है हमारे फ्लेम यानी कि ज्वाला नहीं बनाते। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि ज्वाला बना, बर्न तो हमारे सारे चारों के चारों सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, देखो चारों पदार्थ क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं।
जल रहे हैं, लेकिन चारों में डिफरेंस क्या है? इन दो में क्या डिफरेंस है? इन दो में ये डिफरेंस, इन दो में क्या कॉमन है? इन दो में ये कॉमन है कि जब ये जलते हैं तो क्या करते हैं? वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, वेपराइज होते हैं। तो वेपराइज होने के कारण क्या होते हैं? इनमें क्या होती है? ज्वाला हमें देखने को मिलती है। लेकिन जबकि हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये दोनों भी जल रहे हैं, लेकिन इनके जलने में क्या है? ये क्या होते हैं? वेपराइज नहीं होते, वेपराइज नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पर कोई फ्लेम हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, चलिए, तो फ्लेम हम जान चुके क्या होता है और कहाँ हमें फ्लेम देखने को मिलेगी, कहाँ फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। अब फ्लेम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है। अब देखो, ये होती है हमारी फ्लेम। ठीक है, चलो, फ्लेम यानी कि यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण दहन हो रहा है, ये बाहरी क्षेत्र हमारा होता है और इसका रंग होता है नीला। ठीक है, अब ये होती है हमारी आंशिक दहन, ये होता है हमारा मध्य भाग और इसका रंग होता है पीला। जबकि ये यहाँ पर क्या है? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, बिना जली मोमबत्ती का क्या है? ये सबसे आंतरिक क्षेत्र, और ये रंग में कैसा होता है? काला होता है। ये तो हमारी मोमबत्ती है। अब अगर हम देखें, जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है? सबसे गर्म, जो हमारा सॉरी, जो हमारा आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है? सबसे गर्म भाग होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मध्य भाग है वो क्या होता है? हमारा कम गर्म होता है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत कम गर्म भी नहीं होता। ठीक है, मॉडरेटली हॉट, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेटली हॉट होता है, ना ही लेस हॉट होता है, ना ही मोर हॉट होता है। ठीक है, क्या होगा? ये हमारा जो है मॉडरेटली हॉट पार्ट हम इसे बोलते हैं, यानी कि कम गर्मों वाला क्षेत्र हम इसे बोल सकते हैं। और इसका रंग पीला होता है। और सबसे ऊपर जहां पर पूर्ण दहन हो रहा है, जो नीले रंग का है, सबसे बाहर का क्षेत्र, वो होता है हमारा सबसे गर्म पार्ट, यानी कि मोस्ट हॉटेस्ट एरिया। ठीक है, मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट अगर हम इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो मोमबत्ती है उसके जो ज्वाला है, यानी कि उसकी जो फ्लेम है, उसके अलग अलग क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, आगे यही जो यहाँ पर लिखा है, यही हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो आउटर जोन होती है वहां पर क्या हो रहा है? पूर्ण दहन होता है। जो मिडिल जोन होती है वहां पर पार्शियल दहन, और जो हमारी लास्ट की जोन होती है वहां पर बिना जली मोमबत्ती का क्या होता है? सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या होती है? सबसे कम गर्म होता है, ये हमारा सब मॉडरेटली हॉट होता है, और ऊपर यानी कि जो आउटर जोन है वो सबसे ज्यादा गर्म जोन हमारा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे हमारा ईंधन, ईंधन क्या होता है? अब ईंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जो ईंधन जो होता है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। तो ईंधन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सारी चीजें हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, इसको जो है रिविजन कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।